सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं नोएडा, जहां से अजय कुमार अग्रवाल साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। बताएं क्या उलझन है आपकी? सर सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि CNBC एज ए चैनल, लक्ष्मण जी एज ए एंकर और शरद जी एज ए एक्सपर्ट मेरे को बहुत पसंद है और मैं बहुत छोड़ता नहीं हूँ। और मेरा क्वेश्चन ये है कि गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गेन में अभी क्या टैक्सेशन है? पर्टिकुलरली एक्चुअली 3 डेट्स आ रही हैं इसमें कि अगर आपने 1 अप्रैल 23 के पहले खरीदा है तो क्या होगा, अगर 1 अप्रैल 23 के बाद खरीदा है तो क्या होगा, 23 जुलाई जब बजट आया था उसके बाद अगर आपने खरीदा है तो क्या होगा, और चौथा है कि 1 अप्रैल 25 के बाद भी आपको क्या 12.5% लॉन्ग टर्म मिलेगा, उसके पहले बेचने नहीं मिलेगा क्या? ये बहुत लोगों का कंफ्यूजन है। ये बिल्कुल अजय जी का बहुत जायज कंफ्यूजन है, वाकई इसमें कंफ्यूजन हो गया है। क्योंकि हुआ क्या था लक्ष्मण के, जब डेट फंड आए थे, डेट फंड पे जो बदलाव आए थे, तो डेट फंड के ऊपर बहुत सारे टैक्स रिलीफ्स को हटा लिया गया था। तो पहले तो इसमें एक ये भी कंफ्यूजन है कि जो खासकर गोल्ड म्यूचुअल फंड है वो डेट फंड में आता है या अभी वो इक्विटी में जाता है या वो किसी और एसेट क्लास में जाता है, यहां से भी ये स्टेम होकर आ रहा है। बिल्कुल अजय जी आपका कंफ्यूजन एकदम जायज है, मैं कोशिश करूंगा उसको दूर करने की। देखिए अगर हम ETF की बात करें, गोल्ड ETF की, तो उसके नियम ये कहते हैं कि अगर 12 महीने आपने उसको रखा हुआ है तो 12 महीने से नीचे रखा है तो आपके स्लैब रेट के हिसाब से लगेगा। 12 महीने से ऊपर रखा है तो आप उसमें लॉन्ग टर्म का फायदा उठा सकते हैं, यानी कि 12.5% का उठा सकते हैं। अगर ये पहली अप्रैल 2023, ये मैं आपको जो जुलाई में अमेंडमेंट्स आई, क्योंकि वो 1 अप्रैल 2023 से इफेक्टिव थी, तो मैं वहां की बात कर रहा हूं। अब आगे जो नियम है ETF पे तो अभी यही है, परंतु मैं म्यूचुअल फंड पे अगर जाऊं वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन खड़ा हो गया है। कंफ्यूजन ये खड़ा हो गया है कि एक स्कूल ऑफ थॉट ये कह रहा है कि 24 महीने से कम अगर आपने गोल्ड म्यूचुअल फंड रखा है, ध्यान दीजिएगा 24 महीने से कम रखा है तो वो स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल होगा, और अगर आपने 24 महीने से ज्यादा रखा हुआ है तो फिर उस पर जो है आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट हो सकते हैं। ये एक स्कूल ऑफ थॉट है। और क्योंकि गोल्ड म्यूचुअल फंड की लक्ष्मण कैटेगराइजेशन जो है वो कुछ लोग अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। वो कैसे? वो मतलब दूसरा स्कूल ऑफ थॉट जो मैं अजय जी को बताने जा रहा था वो ये कहता है कि इसको आप डेट फंड कैटेगरी में डालिए, और डेट फंड पे आपको पता है अजय जी अब तो सारे के सारे जो टैक्स रिलीफ्स हैं वो हटा लिए गए। बहुत हल्ला मचा था डेट फंड्स, AMCs जो थी कि भाई हमारे पास से सारे रिलीफ हटा लिए, तो वो इसको अगर डेट फंड में अगर हम डालते हैं तो फिर ये कोई भी बेनिफिट इसके ऊपर नहीं है, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, पूरी तरह से वो टैक्सेबल हो जाता है। तो आपका पूछना, आपका कंफ्यूजन अजय जी बिल्कुल जायज़ है। म्यूचुअल फंड पे वाकई ही ये क्लैरिफिकेशन की हम भी वेट कर रहे हैं कि क्या ये डेट म्यूचुअल फंड कैटेगरी में जाएगा या ये वो 24 महीने वाला जो प्रावधान है, 24 महीने से नीचे स्लैब में, 24 महीने से ऊपर आपका लॉन्ग टर्म में जाएगा, इसका हम भी इंतजार कर रहे हैं। कंफ्यूजन है, कुछ समय में मुझे लग रहा है क्लैरिफाई हो जाएगा। मैं अजय जी से लक्ष्मण ये दरख्वास्त करूंगा कि इस सवाल को वो कुछ समय बाद, मार्च के बाद दोबारा लेकर आएं। तब तक मुझे उम्मीद है इस पे एक नोटिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन आ जाएगा, ये जो कंफ्यूजन चल रहा है। ऐसा करते हैं ना, अजय जी ने मुद्दा उठाया, बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया है। तो अजय जी जैसे कई सारे दर्शकों को जिनको एक कंफ्यूजन रहा होगा, तो ऐसा करता हूँ अजय जी, अभी तो जितना समझाया शरद कोहली साहब ने उतना तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन ये जो अभी क्लैरिफिकेशन का इंतजार है तो मैं कोशिश करूंगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से क्लैरिफिकेशन लाऊं और अपने दर्शकों को बताऊं, जिससे ना सिर्फ अजय जी बल्कि बाकी दर्शकों को इससे फायदा हो सके। अजय जी, और इस क्लैरिफिकेशन का ताज अजय जी के सिर पे, अजय क्लैरिफिकेशन का ताज अजय जी के सिर पे जाएगा। अजय जी सर एक छोटी सी चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो 1 अप्रैल 2025 की बात कर रहे हैं कि अगर उसके बाद बेचेंगे तभी आपको ETF में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% का मिलेगा, ये क्या सही है, या उसके पहले बेचेंगे तो नहीं मिलेगा? नहीं, देखिए 1 अप्रैल 2025 के बाद तो अजय जी, बल्कि मुझे ये उम्मीद लग रही है कि ये इस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उससे पहले बेचेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। इसको मैं थोड़ा सा उल्टा कर देता हूं, तो मैं आपको सलाह दूंगा दोनों ही गोल्ड ETF पे और म्यूचुअल फंड पे वाकई में अभी कंफ्यूजन है। बहुत सारे क्वार्टर्स पे आप गूगल भी करेंगे और आप एक्सपर्ट्स की ओपिनियन भी रेफर करेंगे। मेरा ये मानना है कि गोल्ड म्यूचुअल फंड को डेट फंड की कैटेगरी में डालना पड़ेगा, क्योंकि गोल्ड म्यूचुअल फंड कोई अलग से ऐसे वो नहीं है, आप डेट फंड की तरह से जाता है, उसके रिटर्न भी फिक्स्ड होते हैं। पर ETF से रिलेटेड मुझे लग रहा है कि वो इक्विटी कैटेगरी में या इक्विटी की ट्रेसेस उसमें दिखाई दे सकती हैं। कुछ समय इंतजार करिए, मार्च के बाद हम इस पे दोबारा एक क्लैरिफिकेशन लेकर जरूर आएंगे। और लक्ष्मण जी तो आपको पता है
कि वहां पर उनकी बात भी पहुंचती है और वहां से जवाब भी आता है। बिल्कुल, वहां से जवाब लेकर आऊंगा और आपको बताऊंगा जरूर अजय जी, आप बिल्कुल फॉलो करिएगा। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने छेड़ा है यहाँ पे। चलिए, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो लिखिएगा हमें tax@moneycontrol.com पे। अब एक अगला सवाल लेते हैं पंकज जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पंकज जी नमस्कार। सर नमस्कार। बताएं सर, क्या उलझन है आपकी? पंकज करनाल नाम है आपका? हाँ जी सर, 87A की सर रिबेट बिजनेस क्लास में कैसे मिलती है सर 15 लाख की इनकम पर? 87A की रिबेट बिजनेस क्लास को कैसे मिलती है? देखिए, 87A की रिबेट इनकम के ऊपर है, भले ही वो इनकम किसी भी सोर्स से हो। तो अगर आपकी पंकज 12 लाख रुपए तक की इनकम है, ध्यान दीजिएगा, बहरहाल के 12 लाख में एक मार्जिनल रिलीफ भी जुड़ता है जो कि करीब 70,000 के आसपास आता है। तो मैं ऐसे बोलता हूं कि अगर आपकी 12,70,000 तक की है, पर आसान भाषा में समझाने के लिए 12 लाख तक की है, तब 87A का रिबेट मिलेगा। अगर आप ये 12 लाख या 12,70,000 मार्जिनल रिलीफ मिला के क्रॉस करते हैं तो फिर ये रिबेट नहीं मिलता है। जब बजट आया था लक्ष्मण, आपको याद होगा, आपके पास भी दर्जनों के हिसाब से सवाल आए कि भाई एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि 12 लाख तक रिबेट मिलता है, दूसरी तरफ ये स्लैब्स कैसे हैं 0 से 4 लाख, 4 से 8 लाख। तो इसकी मिस्ट्री बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 12 लाख से जब आप क्रॉस करते हैं तो फिर आप 87A रिबेट के एलिजिबल नहीं रहते हैं। तो पंकज, आप अपनी जो बिजनेस की इनकम है उसमें जो प्रॉफिट आता है वो देखिएगा। अगर वो प्रॉफिट 12 लाख तक है तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। 12 लाख या 12,70,000 मार्जिनल रिलीफ मिलाकर अगर वो क्रॉस होता है तब आपके ऊपर वो स्लैब रेट्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। पंकज जी, कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। और अब चलते हैं कोलकाता, जहां से अशोक अग्रवाल साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक जी नमस्कार। नमस्कार जी। बताएं, कोहली साहब आपके सवालों का जवाब देने के तैयार हैं, सवाल पूछिए आप। ना, मेरा एक सवाल ये था, अभी जैसे नेशनल सेविंग स्कीम में मेरा रुपया लगा हुआ है 8990 से, तो वो रुपया जैसे वित्त मंत्री ने कहा कि साहब ये अगर आप अगस्त के बाद निकालते हैं तो उसमें आपको कोई टैक्स नहीं होगा, कोई भी टोटल रुपया जो आप निकालोगे उसमें वो टैक्सेबल नहीं होगा जी। तो जैसे मैंने जनवरी में ये रुपया पूरा निकाल लिया है, तो 17 लाख रुपया उसमें इंक्लूडिंग इंटरेस्ट करके था, वो पूरा रुपया हमने विड्रॉ कर लिया जी। तो ये मेरे इस साल के इनकम में ये ऐड नहीं होगा ना? नहीं अशोक जी, क्योंकि आपने जनवरी में निकाल लिया है तो अभी तो ये टैक्सेबल है। अभी तो हम ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 में चल रहे हैं। तो आपको पता होगा NSS बहुत पुरानी स्कीम है लक्ष्मण, आपको पता होगा, बहुत एक ज़माने में चलती थी। और अब आपने निकाला है अशोक जी, तो अनफॉर्चुनेटली वो तो टैक्सेबल हो जाएगा, उस पर TDS भी उन्होंने काट लिया होगा। और आप अभी इस जनवरी में निकाला है, किस जनवरी में निकाला है आपने? नहीं, जनवरी 25 में निकाला हमने। अच्छा, फिर जनवरी 25 में निकाला है, फिर तो आप उसमें से बच जाएंगे, फिर टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि अगस्त के बाद जो भी ड्राइंग्स हैं उसके ऊपर एग्जेम्पशन दे दी। क्षमा करिए, मैं सोचा था आपने पिछले जनवरी में निकाला है, इस जनवरी में निकाला है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप जो टैक्स अगर कट भी गया है तो आप उसको रिफंड ले सकते हैं। चलिए, मुझे लगता है कि आपका कंफ्यूजन दूर यहाँ पे हो गया। अब कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ऐड नहीं होगा जी। हेलो, ये इनकम ऐड नहीं होगा तो? जी नहीं। इनकम ऐड नहीं होगा, साफ कर दिया इन्होंने। मैं एक सवाल और कर सकता हूँ? बिल्कुल करिए, आप ही के लिए है शो। नहीं सर, मेरा एक सवाल और था, जैसे मेरा लड़का NRI है तो उसके जो टैक्सेबल इनकम उसकी 2.5 लाख, जो पुराने रीजन में 2.5 लाख थी, उसमें नहीं आती है। तो उसमें क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स मेरे को अलग देना पड़ेगा कि ये उसमें 2.5 लाख में ऐड हो जाएगा? जी हाँ, देखिए, जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है उसमें वो कवर हो जाता है। तो अगर वो बेसिक उनका 2.5 लाख रुपए तक का है तो कवर हो जाएगा उसमें। ये नहीं कवर होता है कहाँ पर? मुझे लग रहा है अशोक जी का कंफ्यूजन निकल के आया है, क्योंकि जो लोग कह रहे थे कि जो 87A का रिबेट है वो कुछ इनकम्स पे नहीं मिलता है, कैपिटल गेन पे नहीं मिलता है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में अशोक जी वो कवर हो जाएगी। 87A रिबेट के लिए वो कवर नहीं होगी। आपको पता होगा ओल्ड रेजिम में 87A का रिबेट 5 लाख इनकम तक का है। तो आप देख लीजिए, 87A में नहीं जाएगा, पर बेसिक एग्जेम्पशन में आप उसको काउंट कर सकते हैं। हालांकि फिर भी कंफ्यूजन हो तो एक बार सवाल पूरी तरह से लिख के और मेल करिएगा तो हम लोग और डिटेल में इसका जवाब दे सकेंगे। लेकिन जितना आपने पूछा और जितना समझ में मुझे लग रहा है नहीं, इनका क्लियर था, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब आपने बोनस सवाल ये पूछ लिया, आगे भी कोई दिक्कत हो तो हमारे साथ जुड़िएगा। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज आपसे डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। बजट आया गया, लेकिन एक बात जो लोग भूल गए कि बजट ने बहुत सारे लोगों को एक बड़ी राहत दी गई। इनकम टैक्स की राहत नहीं है, TDS की राहत है, जिससे बहुत लोग परेशान होते थे। अब TDS में राहत क्या है, आपके लिए कितने फायदे की बात है, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।